चलिए। जी सर, स्टार्ट हो गया सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि इसीलिए एक पर्पस है अभी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी मैं मोमेंटम के स्टॉक्स दे रहा हूँ, है ना। जैसे अब आप पोर्टफोलियो में जुड़े तो जो हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो जुड़ते रहते हैं टाइम टू टाइम, आपने पोर्टफोलियो हम मेरे से 2023 में लिया है, जस्ट अभी एक महीना ही हुआ है, ठीक है। और 2022 में भी कुछ लोग पोर्टफोलियो में जुड़े, 2021 में भी जुड़े, 2020 में भी जुड़े, तो ऐसे चल रहा है, एक जर्नी चल रही है स्टार्टिंग से, ठीक है। और पोर्टफोलियो का मेरा जो आपने देखा होगा, जो मैंने आपको बताया भी था और सभी लोगों को बताता हूँ, एक ही पॉलिसी है मेरी कि 5 ईयर प्लान, राइट। जी सर। अब आपने ये जब मेरे से पूछा था कि सर क्या फीस है और कैसे है, तो मैंने बोला भाई देखो ये फीस है पूरे 5 साल के लिए। तो आपने अब जाके आपको एक बात तो क्लियर होगी होगी कि ना तो सर की फीस उतनी हैवी है 5 साल के लिए। 5 साल में तो ऐसे तो सर पता नहीं कितना स्टॉक्स और कितनी चीजें हमको लोगों को करवा के दे देंगे अगर जी कोई सर। उसको फॉलो करे स्ट्रिक्टली। तो 5 साल का होराइजन क्यों रहता है सुमित जी? क्योंकि जो मेन वर्थ है, जो वेल्थ है, वो 5 ईयर्स में ही बननी है। 5-6 साल से पहले कुछ ना आपको दिखेगा नहीं, कुछ लगेगा नहीं कि देखिए, जब तक आपके आपके पैसे कम से कम 200-400% ना हो जाएं, किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो 40-45 लाख का ना हो जाए, मैं कह रहा हूं एटलीस्ट यार डबल तो हो जाए, है ना। जी सर। दस जी सर। लाख की चीज 20 लाख तो हो जाए। जब तक वो नहीं होता है तब तक किसी के दिमाग की ये घंटी नहीं बजेगी कि हाँ वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसलिए 5 ईयर का टाइम होराइजन लेके चलते हैं। और फिर अपन आपको पहले से बताए हुए हैं कि पोर्टफोलियो में हम कोई स्टॉक को रिकमेंड नहीं करते हैं, हम बिजनेस स्टडी करते हैं, बिजनेस के हिसाब से चलते हैं। वहां 10-20-5% की गिरावट को, 10-20-5% की अपसाइड को, यानी कि डाउन साइड और अपसाइड दोनों में हमें कोई खुश और दुख नहीं होना है। मतलब 5-10% स्टॉक गिर जाता है, 20%, मेरे रिकमेंडेशन के बाद तो कई बार हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स 40-40% गिरे हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की ये मतलब मैं हर उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद देता हूं जिसने विश्वास के साथ में उन्हें होल्ड किया। अब उसके पीछे हो सकता है दो ह्यूमन नेचर होती हैं। एक तो वो लोग जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बनना नहीं चाहते बन जाते हैं, है ना। बनना नहीं चाहते वो, अगर उनका शेयर मैं बताऊं और बताने के बाद में 30% 20% बढ़ जाए तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, बोला भाई बढ़ गया है अब क्या करें, बेच दें। तो अगर वैसा हो जाए तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बनते ही नहीं है, वो तो ट्रेड करके चुपचाप बैठ जाते हैं और हमें बताएंगे भी नहीं कि हमने ये काम कर दिया। लेकिन वही स्टॉक रिकमेंड करने के बाद में 30% नीचे गिर जाता है और 8-10 महीने नीचे पड़ा रहा है, तो ह्यूमन नेचर है वो बेचेगा नहीं, कहेगा ठीक है यार कोई बात नहीं लॉस में है ना। लेकिन घड़ी घड़ी हमें ना मैसेज करता रहेगा ये लॉस में है सर क्या करूं, ये लॉस में है सर क्या। तो उसको हम खाली सुनेंगे, हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से भाई। अब जब तुम्हारी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो कई बार तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा सुमित जी कि जैसे आपने 2012 में मेरे से पोर्टफोलियो लिया और आपका टाइम था 2017 तक, तो उस बीच में ना आपने बहुत सारी चीजें मिस करी। लेकिन जब आप दोबारा से रिन्यू करके आए 2017 से, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ मेरे साथ बैठे। तो आपने क्या करा, जो 2012 से 17 वाला समय खराब करा था ना, उसको 2017 से जो 22 वाले टेन्योर में जब आप मेरे साथ में नेक्स्ट टाइम पोर्टफोलियो को रिन्यू करके आए, तो आपने पिछली जितनी कमियां थी उनको पूरा कर लिया। क्योंकि अब आपको स्टॉक में कैसे बैठना है, कैसे इन्वेस्ट करना है ना, सर की क्या पॉलिसी रहती है ना, क्या विजन रहता है, वो सारा आपने 2012 से 17 वाले फेज में देख लिया था। और आप क्योंकि सिर्फ एक ही चीज करते रहे, मुझे और मार्केट को टेस्ट करते रहे। अरे यार ये बोल रहे हैं 6 गुना हो जाएगा, क्या होगा भी? शक करता है आदमी, डाउट करता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक बार देने के बाद में 50% ऊपर चला जाता है और 50% ऊपर जाने के बाद में फिर 20% नीचे आ जाता है।
तो जब 50% ऊपर जाके और 20% नीचे आता है तो आदमी को लगता है यार खामा खा यार इसकी बात मान ली, मैं तो वहीं पे बेच देता तो ठीक था। लेकिन वो फिर 20% का नीचे का हॉल्ट लेके फिर वो वहां वहां से 60% ऊपर आ जाता है। सर फिर वो एक। वहां पे फिर 20% नीचे गिरेगा या 15% नीचे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो हाइयर हाई बनाएगा, हाइयर हाई बनाएगा और जी हाइयर लो बनाएगा, क्योंकि एज पर टेक्निकल। बट मैं तो टेक्निकल उसमें देख ही नहीं रहा, मैं तो टेक्निकल खाली कोई ज्यादा चिंता का विषय होता है। और देखिए टेक्निकल में बहुत पावर है, लेकिन टेक्निकल में जहां पावर है वहां भी लोग नहीं समझते। टेक्निकल को देखने का ढंग उनका अलग है, मेरा अलग है। तो मैं अपने स्टाइल में देखता हूँ। फिर बिजनेस रीड कर रहा हूं तो बिजनेस ठीक चल रहा है कंपनी का, तो वहां ओवरऑल देखते हुए पता चला 5-6 साल में स्टॉक का प्राइस जो 50 रुपए था वो देखते ही देखते 500 रुपए हो गया। हम्म। तो हम्म। अब वो, लेकिन वही स्टॉक आपको भी दिया था 50 रुपए पे, पर आपने उसमें क्या किया था, 90 पे एग्जिट मार दिया था। ठीक है, ये सोच के कि वो 50 में आएगा फिर ले लूंगा, लेकिन वो 90 के बाद में वो 70 से फिर ऊपर चला गया, तो आपने 70 पे लिया नहीं, फिर आपने उसे 150 पे पकड़ा, हम्म। है ना। तो आप एक ही स्टॉक को, सुमित जी क्या कर रहे हैं, मतलब मैं एक नेचर बता रहा हूँ, टेंडेंसी बता रहा हूँ लोगों की। आप एक ही स्टॉक को, जो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है उसमें ये बदतमीजी करनी नहीं है, इसे बदतमीजी बोलते हैं बाजार में, और बाजार फिर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। अब कैलकुलेशन लगाइए आप। सबसे पहले आपने 50 की चीज 90 में बेची, 6 महीने के अंदर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ गए। आपने खरीदा फिर बेचा, आपने 2 बार ब्रोकरेज दे दिया, 2 बार एसटीटी दे दिया, अदर चार्जेस दे दिया। ठीक है, फिर आपने वेट करा, आप 70 रुपए में नहीं खरीद पाए, आपकी साइकोलॉजी में वीकनेस थी तो इसलिए माइंड सेट भी ठीक नहीं था, तो आप कर नहीं पाए। तो आप फिर उसे 150 में लालच के अधीन पकड़ते हैं, क्योंकि 150 में जब जाता है, अरे यार 90 रुपए में मैंने बेचा था, अब 150 में पकड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सुधीर शर्मा बोल रहा है कि 500 जाएगा, है ना। फिर उसमें कूद जाते हैं, तो फिर वो 150 में आप पकड़ने लग जाते हैं उसी शेयर को, है ना। फिर वो 150 रुपए का शेयर जब आप पकड़ते हैं तो आपने इसमें फिर दोबारा एंट्री बनाई, तो आपने अपना जो मेन जो जहां पे एंट्री लेवल था आपका 50 रुपया, आपने वो तो ब्रेक कर दिया, आपकी कॉस्ट आई 150 पॉइंट। फिर वो 150 का विद इन अ ईयर, मतलब 11 महीने, 1 साल भी नहीं हुआ, और पता चला वो शेयर 250 हो गया। आपने फिर गलती करी, क्योंकि वहां पे फिर से कभी युद्ध हो रहा है जी, कहीं पे गवर्नमेंट गिर जाएगी जी, कहीं पे कुछ ऐसे बैड सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं बाजार में, और बाजार क्रैश, क्रैश वर्ड और बड़ा यूज होने लगा है आजकल यूट्यूब पे और टेलीविजन में, तो क्रैश वाला सिचुएशन आ जाती है। वहां आप फिर किसी की नहीं सुनते हैं, डरने लग जाते हैं, एक डर वाली बात आ जाती है, फिर आप उसे बेच देते हैं। आप फिर बेचते हैं, फिर से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ गए, क्योंकि 150 की चीज 200 250 में बेचेंगे तो भाई गेन तो लगेगा ही। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ गए, और फिर आपने ब्रोकरेज दी, खरीद बेच पे एसटीटी दी। ठीक है, हम्म। और मुश्किल से 2 महीने 2.5 महीने बाजार या स्टॉक कंसोलिडेट करा, और वहां से फिर सीधा जर्नी 500 रुपये, तो आपने उसको मिस किया। और यहां पे भी आपने 50 पे 250 में नहीं बेचा, 50 का 90 में बेचा, फिर 150 में खरीद के 250 में बेचा। तो एक ही स्टॉक में बार बार एंट्री करी, एग्जिट करा। अगर यही करना है तो फिर ट्रेडिंग करो, अगर ये कॉन्सेप्ट रखना है तो ट्रेडिंग करो, और ट्रेडिंग में फिर अच्छा पैसा बनता है, उसका एक अलग फॉर्मूला है। बट पोर्टफोलियो के लिए ये जो मैंने बात बताई ना, ये पोर्टफोलियो के लिए अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको। अभी इसी 2023 में, मैंने 2023 का जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो एक वीडियो डाला था, तो उसको शायद मैंने अभी शेयर भी करा था लोगों के साथ, है ना। उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि मोबाइल और इन सब का प्रोडक्शन ना डाउन हो रहा है, कुछ नए के ऊपर हम जा रहे हैं। तो उस दौरान आप देखिए, आप आज देखिएगा, पढ़िएगा इस चीज को, कि 2023 के बिगिनिंग में और 2022 के एंड में डिक्सन कंपनी का शेयर 2800-2900 रुपए के आसपास था। हम्म। ठीक है, खूब उसने 2700, 2800, 2900, 3000 तक
बहुत मौका दिया लोगों को। मैं रेगुलर अपने इन्वेस्टर्स को बोलता रहा, बाय करो, 5 शेयर ले लो, 10 शेयर ले लो, 2 शेयर ले लो, ऐसे करके जब भी पैसा आए छोटा छोटा लेते रहो। मैं हमेशा एक ही इसी तरीके की रणनीति अपनाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है एक नॉर्मल इंसान पे, एक रिटेलर पे एक एकदम से तो 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ होगा नहीं, है ना। आप सैलरी क्लास पर्सन है भाई, आप और आपकी वाइफ दोनों लोग पैसा कमा रहे हो, घर के खर्चे हैं, सब कुछ है, उसमें से छोटा छोटा इन्वेस्ट करो। तो ऐसे स्टॉक्स बताए जाएं सुमित जी को कि एक तो उनकी एज बिलो 40 है, फिर उनके पास में 20,000 10,000 की सेविंग है, इससे ज्यादा नहीं है, दिमाग में मुझे ये रखना है। और आपको टाइम टू टाइम उसमें बाय करवाना है ताकि वो वेल्थ क्रिएट करे। आज डिक्सन को हम आराम से एक अच्छी वैल्यूएशन पे, वहां से कम 50% की एप्रिसिएशन पे देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब टेक्निकली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और टेलीविजन में भी डिक्सन के टारगेट 6,000 के आ रहे हैं। 6,000 का टारगेट बोलना है तो तब बोलो ना जब शेयर 2,800 रुपए था, तब तो आपके चार्ट पे जो है ना बियरिश पैटर्न बन रहा था। पॉइंट समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। तो हमारा पोर्टफोलियो थीम अलग है, हमने बोल दिया ठीक है, अभी यहाँ पे 6,000 रुपए के बाद में हम उसको ट्रेल करेंगे। मारुति का शेयर आप ही के भाई बंधु जो पोर्टफोलियो में 2020 में मिले थे हमें और 2021 में मिले थे, सब लोगों को 6500 से 6800 में खरीदवाया मारुति, सबको, ठीक है। और उसी वक्त 14 से 15,000 का टारगेट उसी वक्त दिया हुआ था, उसी वक्त। आज मल्टीपल टॉप बन गया है चार्ट पे, अब तो ये 12,000 जाएगा, 15,000 जाएगा। क्या लॉजिक लगता है भाई? ऐसे थोड़ी होता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का सिस्टम सुमित भाई अलग है। अब आज की डेट में आपको मोमेंटम स्टॉक क्यों दिए जाते हैं, जबकि मैं मोमेंटम वालों को भी कई बार पोर्टफोलियो स्टॉक दिए, बहुत सारे स्टॉक उन लोगों को दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, उस दिन आप मीटिंग में थे, आपके सामने ही लोग बोल रहे थे कि हाँ 450 पे रेडी को खितान आपने दिया हमें। और मतलब पहले तो, अभी तो आपको उतना कर भी नहीं रहा हूं, नहीं तो सबको ऐसे फोन कर करके, यार ये खरीदो भाई प्लीज, ये खरीदो भाई प्लीज। मतलब ये बिल्कुल कंप्लायंस के अगेंस्ट चीज है। सेबी भी बोलता है ठीक है आप रिसर्च एनालिस्ट हैं, हमारे सेबी रजिस्टर्ड मेंबर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना है। तो सामने वाला आपके कपड़े फाड़ देगा, सामने से मेंटेलिटी ठीक नहीं है लोगों की। भैया ठीक है, इट इज माय ओपिनियन, दैट्स इट। बाय करो ना करो, खरीदो मत खरीदो, सर जी मैंने, मेरा तो रह गया, अरे रह गया तो बता, मुझे बता क्या करूं, है ना। तो मैंने तो बेच दिया भाई, ये सारे आपके जो दिमाग के जो कचड़ा है उसको तो मैं नहीं ठीक कर सकता, मैं खाली आपको स्टडी शेयर कर सकता हूँ और विजन दे सकता हूँ। तो कुछ चीजें हमारे अपने ऊपर है। और सबसे मेरा ये मानना है बाजार में, आपने कहा कि सर मैंने आपकी इतनी सारी वीडियो देखी आपसे मिलने के बाद और गजब की नॉलेज है ये वो, आपने एक चीज नोटिस नहीं करी? मुझे ठीक है अच्छी नॉलेज है या मैं अच्छी चीजें बता रहा हूं, तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल पे 1,00,000 2,00,000 सब्सक्राइबर क्यों नहीं है? जी तो मैंने देखा है। बताइए आप। क्योंकि 1,00,000 2 सब्सक्राइबर को कॉल पुट ऑप्शन चाहिए भाई, इंटरटेनमेंट चाहिए उनको, कल का बढ़ने वाला शेयर चाहिए, उनको स्टडी से मतलब नहीं है। स्टडी क्या होती है उन्हें समझ में भी नहीं आता है। स्टडी के नाम पे जो लोग बोलते हैं स्टडी स्टडी, भाई यार इतना पढ़ लिए होते तो आईएएस पीसीएस बन जाते, तुम काहे तुम ये स्टडी स्टडी ऐसे चिल्लाते हैं लोग, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। अरे कैसी स्टडी कर रहे हो भाई? खुद सोच के देखिए, आपकी वाइफ उसमें है ना ऑडिट में, उनको उनको पूछिएगा, बैलेंस शीट, एक क्वार्टरली बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाने में हालत खराब हो जाती है, पूरी टीम रहती है सीए जी के सर, साथ। जी सर। बहुत मेहनत का काम है। बहुत मेहनत, मैं देखता हूँ। वो भी एक आदमी के बनाने से नहीं होता, उसके बाद वो और अलग अलग लोग उसको रिव्यू भी मारते हैं उसके बाद। रिव्यू भी करते हैं। और फिर उसको जब वो अपने एजीएम में डालते हैं ना, ऑडिट ऑडिट वाली जो अपनी पोर्टफोलियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालते हैं, फिर उसको मैं अपने ढंग से पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे तो शेयर में पैसा कमाना है, मुझे कंपनी का ऑडिट थोड़ी करना है। जी सर। अब आप सोचिए कि मेरी मेरी मेहनत उनसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मैं उनकी करी कराई चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ, जबकि वो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट बैठे हैं।
और उन्हें कंपनी के हालात मेरे से ज्यादा पता है। लेकिन हम अगर एक्सपर्ट, या हम कह सकते हैं अच्छे लर्नर, पता कौन होता है? जो सामने से, अब जैसे हम वहां बैठे हैं, आपको बस इसी जूम मीट पे ही आपके फेस को देख के ही एनालाइज कर लूं कि आप क्या हैं, बस वही अच्छा एनालिस्ट है। ऐसे ही किसी कंपनी के डाटा को देख के ही मैं फील कर लूं कि यहाँ प्रमोटर श्रूड है, यहाँ पे प्रमोटर जो है ना एक बार माल चिपका के भाग जाएगा, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अचानक से कब लपेट देगा पब्लिक को पता नहीं। ये सारी कलाकारी थोड़ी महाकाल के आशीर्वाद से भी आती है, और एक्सपीरियंस से आती है, और पढ़ने से आती है। तो ओवरऑल मेरा नटसेल में कहना यह है कि आपको अभी कम से कम जब तक हमारे जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, ले बेच करनी है। जी सर। ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म में मैंने बोल दिया कि इसको तो चुपचाप लेके बैठना है, तो फिर उनमें मेरे को कोई चिंता नहीं है। अंडर वैल्यूड शेयर बता रहा हूं मैं आपको, वो टेंशन नहीं लेना। बीच में अभी सुमित जी हमारा जो प्लान है वो ये है, आफ्टर इलेक्शन एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, हमें भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है। तो आफ्टर इलेक्शन हम लोग ना कुछ अंडर वैल्यूड ऐसे शेयर्स जो जिन्हें लोग पैनी के नाम से जानते हैं, पैनी स्टॉक्स, 10 रुपए 15 रुपए वाले, ऐसे कुछ स्टॉक्स ना, जैसे वो आपके जो बच्चे हैं अभी जिनका अभी, उन्हें स्टॉक मार्केट तो छोड़ दो, उन्हें यही नहीं पता अभी तो कि मम्मी पापा का क्या नाम है कि नहीं? अपना ही नहीं पता उन्हें, बिल्कुल इतने छोटे बच्चे हैं अभी। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ पोर्टफोलियो का हम डिजाइनिंग करेंगे। तो उनको आपने क्या करना है, एक सेपरेट डीमैट में छोटा सा अमाउंट, 50,000 से लाख रुपए के बीच में, ज्यादा नहीं, और उसको लाके जैसे बोले उसको डाल दीजिएगा, और ऐसे समझिएगा कि भाई ये गुम हो गए हैं, या ये पैसे मैंने बिल्कुल मार्केट में आग लगा दिए, खत्म करने के लिए है। बहुत अच्छा मेहनत रहेगी उस पर, विजन रहेगा अपना, लेकिन 5-5 साल में रिव्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो पैसा आपका ना एक एग्जाम्पल बनेगा लोगों के लिए। और वो चीज मेरा प्लान है उन लोगों के लिए। मैं सबसे इसीलिए पूछता रहता हूँ, भाई क्या एज ग्रुप है आपका, क्या आपकी वो है अर्निंग है, क्या आपका मतलब बच्चे कितने हैं और कितने बड़े हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं यार ये क्या पूछ रहे हैं हमसे पर्सनल बात, लेकिन उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है आपके इन्वेस्टमेंट से। तो अब आपने जब बताया मुझे कि भैया मैं नौकरी करता हूँ, वाइफ करती हैं, हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये थोड़ी बोलूंगा कि एक शेयर में आप 5 लाख लगा दो। मैं आपको यही बोलूंगा ना, 20,000 का ये खरीदो, 30,000 का ये खरीदो। तो ऐसे करके आपको चलना है, तो हम चलेंगे। और जो आपका पुराना पोर्टफोलियो है उसको आज रिव्यू भी कर लेते हैं। उसमें से कुछ स्टॉक्स आपके जो भी हटाने होंगे आप हटा दीजिएगा। रिपेयरिंग बोलते हैं इसको, जी सर। बेसिकली पोर्टफोलियो की लैंग्वेज में बोलते हैं चर्निंग। चर्निंग का मतलब होता है टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करके चर्निंग भी करनी होती है। अभी कई बार क्या होता है सुमित जी, मैं बोलता हूँ लोगों को कि ये शेयर हम ना 5 साल रखेंगे, लेकिन मैं 3 साल बाद ही उसको बोलता हूँ एग्जिट। एग्जिट, जब मैं एग्जिट बोलता हूँ, वो कहते हैं यार, क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आपने तो 5 साल बोला था। अरे यार, हर स्टॉक को एग्जिट नहीं करवाना ना, कोई कोई स्टॉक एग्जिट मांग रहा है, उसकी स्टोरी में आगे उतना दम नहीं है, तो वो एग्जिट मांग रहा है, तो हमें एग्जिट करना ही करना है। और इस बीच में कुछ ऐसा भी हो जाता है सर कि ह्यूमन कंट्रोल से बियॉन्ड रहता है, कोई हायर पोजीशन से कुछ फंस गया, कुछ हो गया, तो वो सब तो हम 2 साल पहले तो वो सब तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा, वो तो होता है। हाँ। सर मेरा तो एक सवाल है आपसे। हम्म, काफी बार ऐसा होता है जैसे पोर्टफोलियो आप बताते हैं 4 साल 5 साल के हॉरिजन के साथ, तो लेट्स से आपने कोई स्टॉक रिकमेंड किया पोर्टफोलियो में कि आप इसको बाय करके रखिए 50 से 60 के बीच में, या लेट्स से 150 से 160 के बीच में, राइट। उसको रख के आप भूल गए। इस बीच में कभी ऐसा हुआ कि वो जो स्टॉक है वो 100 पे आ गया या 120 पे आ गया, तो क्या उस टाइम पे हमको और क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए, रिकमेंडेड रहेगा, या उसको स्टिल टच ना करें हम, नीचे जाए तो भी? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अ, अगर आपको उसमें ऐड करना है, आपके पास कैपिटल है, क्योंकि सामने सामने से मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि आप पे कैपिटल है या नहीं, है जी ना? सर। मैं तो ये सोचूंगा कि जब मैंने आपको बोला था आपने तब खरीद लिया था। ठीक है। जी सर। कई बार क्या होता है, जब मैंने बोला आपने तब नहीं खरीदा,
दोनों ही बातें हो सकती हैं। हम्म। तो आप जब सेकंड टाइम उसमें कोई ट्रांजेक्शन करना चाहें तो आप एक बार मेरे को ना मैसेज ड्रॉप कर दें कि ओके। सर उस टाइम मैंने नहीं खरीदा था, क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ, या उस टाइम मैंने 50 ले लिए थे, मैं 50 और खरीदना चाहता हूँ ये शेयर। तो खाली उतना भी आप लिख देंगे तो मेरा जवाब आपको आ जाएगा, विद इन अ मिनट आ जाएगा। जी सर। ठीक। मैक्सिमम टाइम 90% में मार्केट, लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहता हूँ कि भाई पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है क्या है। और आप नोटिस भी करते होंगे कि मार्केट आवर्स में मेरी कमेंट्री इतनी आएगी आपके पास कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, मेरी कमेंट्री से ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। मैं तो आपको ठीक। मैसेज भी करने के पहले सोचता हूँ सब मार्केट आवर में कि आप बिजी होइएगा, हमारे लिए एनालिसिस कर लीजिएगा, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। इस चक्कर में आपको कम से कम मैसेज करता हूँ। आप देखिएगा 9:30 से 3:30 के बीच में मैं आपको बहुत कम मैसेज करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ रहता है नहीं मेरे को अभी आज ही बाई करना है तभी मैं आपको मैसेज करता हूँ। तो मेरे राइट को राइट। लगता है आप एनालिसिस करिए होगा, मैं आपको मैसेज करूंगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा ये वो करके। नहीं आप बहुत अच्छा सपोर्ट है आपका, और सभी लोगों का मैक्सिमम, मतलब मोर देन 90%, मतलब अगर मेरे साथ में 600 लोग 700 लोग जुड़े हुए हैं ना, तो करीब 500 550 लोग बहुत समझदारी दिखाते हैं। मैं सभी, और जो नहीं समझदारी दिखाते मैं उनका भी मतलब तहे दिल से धन्यवाद ही करता हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे समझदार हो जाते हैं। कई बार देखिए नए नए जुड़ते हैं, मैंने अभी आप एक से एक बात बोली ना कि 2012 में जो लोग जुड़े ना, तो वो 2017 तक उनमें से मैक्सिमम लोग तो टेस्टिंग में रह गए। फिर 17 से 22 वाली उसमें उन्होंने ना जबरदस्त पैसा बनाया, और मतलब वो उनकी मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई। अब आप देखिए कि हमारे पोर्टफोलियो में ही सफारी हमने दिया था, तो हमारे एक दो इन्वेस्टर ने ना उसको बहुत टाइटली होल्ड किया, और हमारा सफारी का रिकमेंडेशन था 650 से 700 रुपए पे समझिए, है ना, इन 2021। और 2 साल तक सफारी बिल्कुल नहीं चला। ठीक है। अभी सफारी का भाव जो है ना 4,000 से ऊपर है। और वही देखिए, वही सफारी के साथ जो पैरेलल बिजनेस है वीआईपी इंडस्ट्री का है। और वीआईपी इंडस्ट्री और सफारी अगर दोनों को अभी आप कंपेयर करें तो सफारी ने एक मार्वलस रिटर्न दिया, सुपर रिटर्न दिया, वीआईपी इंडस्ट्री ने नहीं दिया। बट अभी मेरी पोर्टफोलियो में वीआईपी इंडस्ट्री भी ऐड हो गया है। अब मैंने वीआईपी इंडस्ट्री को कैसे लिया क्या नहीं है वो स्टोरी तो मैं जानता हूं। उस टाइम पे मैंने नहीं लिया, उस टाइम पे मैंने नहीं लिया। अब आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि मैं जो आपसे बोल रहा हूं इन बातों को नोट भी रखिएगा। हालांकि ये अगर रिकॉर्ड हो जाए सेशन तो इसको अपन लोग अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कहना है कि सेशन अच्छा चल रहा है। मुझे नहीं पता सेशन अच्छा है या खराब है, लेकिन मैं जो भी अपने बुद्धि से समझदारी से बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊं मैं ना पेटीएम को लेके भी कभी खराब नहीं था, है ना। और मैंने तो एक बार ट्रेडिंग के लिए पेटीएम को 1,000 रुपए पे रिकमेंड भी कर दिया था। हालांकि आईपीओ में मैंने रिकमेंड नहीं करा, और आईपीओ ना मैंने खरीदा ना किसी को बोला। और क्योंकि वो बहुत उस वहां पे प्रमोटर ने ना चालाकी करी, वहां पैसा बनाया इन्होंने आईपीओ में लेके आके। एक्चुअल में क्या है ना, पेटीएम एक लॉस मेकिंग बिजनेस था स्टार्टिंग से। ठीक है, लॉस मेकिंग बिजनेस था, लेकिन पेटीएम क्या था, एक चर्चित नाम था। ठीक है। और उसी का फायदा उन्होंने आईपीओ में ले लिया, और 2,2100 रुपए के भाव पे आईपीओ चिपकाया, और उसके बाद पेटीएम ने आपको 500 रुपए तक के भाव दिखा दिए। सोचिए, 1/4। और 500 रुपए से डेली चिल्ला रहा हूं खरीद लो कोई दिक्कत नहीं। बट फोर्सफुली मैंने उसका कोई पोस्टर लॉन्ग टर्म के लिए बना के नहीं दिया, कुछ नहीं। लेकिन अभी मैं पेटीएम को, एक करेक्शन बाजार की आए तो अपन पेटीएम को ना 700 800 रुपए पे भी खरीदते हैं ना सुमित जी। तो पेटीएम आपके लिए एक अच्छा बिट होगा, करीब 1500 1600 तक। पेटीएम आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो, देखिए वहां डबल हो रहा है पैसा, हम्म। चौगुना 10 गुना नहीं होगा, डबल होगा। डबल को लेके निकालो ना, फिर किसी और में लगा देंगे, क्योंकि अभी तो मार्केट के ये हालात हैं कि डबल वाले शेयर भी नहीं मिल रहे हैं ठीक से। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है जोमेटो। जोमेटो की वैल्यूएशन भी मैं 40 रुपए पे मैंने दिया 2022 में, मई जून की बात है यही, पिछले साल की। मैंने बोला 40 रुपए पे खरीदो कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 रुपए से जोमेटो आज आपको 100 रुपए हो गया है। ठीक है। तो कई बार आपको अगर खराब बिजनेस में भी एंट्री करनी है ना,
तो उसकी वैल्यूएशन को नाप लो कि कम से कम इतनी वैल्यूएशन बनती है, तो आप किसी भी खराब स्टॉक में भी एंट्री कर जाएंगे ना, तो आपको डबल का तो रिटर्न दे ही देगा। हम्म। ये ये एक वैल्यूएशन और इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने की कलाकारी होती है। और इंट्रेंसिक वैल्यू ना हर क्षेत्र में और हर कंपनी की अलग अलग निकलती है सुमित जी। अब आप आईटी कंपनी में हो ना, जी सर। तो देखिए आपके आईटी कंपनी में जब आप कंपनी के अंदर काम करते हो, तो क्या वहां पे आपको वो मिलते हैं, बुलडोजर मिलते हैं खड़े हुए, बुलडोजर, जेसीबी हम्म। या कंक्रीट घोलने वाली मशीन? नहीं मिलते ना। लेकिन वही आप अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में या किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होते तो मिलते ना। जी सर। ठीक है। हॉस्पिटल में होते हैं तो क्या मिलते हैं, है ना। तो मेडिकल। मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप कि हर कंपनी का, हर सेक्टर का एक जैसे पैमाने नहीं होते। बैंकिंग सेक्टर के लिए आपको अलग स्टाइल में सोचना पड़ेगा, आईटी कंपनी को अलग स्टाइल में सोचना पड़ेगा। आईटी कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर सकती है भाई, है ना। एक्शन इक्विपमेंट कंपनी एसीई थोड़ी ना वर्क फ्रॉम होम कर लेगी। ठीक है। जो कंपनी फ्लैट बना रही है, डीएलएफ जैसी कंपनी, वो अपने राज मिस्त्री को, ठेकेदार को बोल दे भाई घर से ही बना के भेज दो फ्लैट, तो नहीं ना बना सकती है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप, और दूसरी एक बात और, हमारी कॉस्ट में क्या होता है सुमित जी, कॉस्ट कैसे आती है। अब जैसे मान लीजिए मैं या आप मिलके कोई प्रोडक्ट बनाएं, तो उसकी कॉस्ट के 3 प्रॉपर मेन एलिमेंट होते हैं, जिसे हम्म। हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक हम्म। है। सीए भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, जितने भी लोग होते हैं हम जो फाइनेंस में काम करते हैं। तो कॉस्ट में क्या होता है सुमित भाई कि आपके ना एक तो रॉ मटेरियल होता है, उसमें कॉस्ट आएगी। कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें ओवरहेड बोलते हैं, ओवरहेड हम्म। एक्सपेंसेस, हम्म। वो होता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो होती है लेबर। तो आप देखो मटेरियल और ओवरहेड, ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो बेजान हैं, जिनमें कोई जान नहीं है, सेंस नहीं है। हम्म। आप मटेरियल को, मान लीजिए ये मटेरियल है, इसको यहां रख देंगे तो यहीं रखा रहेगा ये। ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होने हैं वो जब ही होंगे जब आप करेंगे। तो जी सर। ये दोनों आप पे आधारित है। लेकिन जो आपका लेबर है, लेबर एक सेंसिटिव एलिमेंट है। तो लेबर के ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट आप कम कर सकते हैं या ज्यादा हो जाएगी। लेबर चाहे तो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा, लेबर चाहे तो आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। तो लेबर को मैनेज करना है, यही एक मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। हमें मैनेज, देखिए क्या है ना, लोगों को मैनेजमेंट और अरेंजमेंट में ना फर्क नहीं आता। इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूं, कोई भी सामान प्रॉपर लगा दूं, जैसे ये चेयर वगैरह बैकग्राउंड में आपके हैं प्रॉपर लगी हुई हैं, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। लेकिन लेबर को मैं अगर मैनेज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का, अगर आप मैनेजमेंट का शाब्दिक अर्थ में आज आपको बता रहा हूं, मैनेजमेंट को ना 3 पार्ट में तोड़ दो। MANAGE, मैनेज। बीच में देखो क्या निकल रहा है, MEN, मैन। बीच में क्या निकल रहा है, वर्ड MEN, मैन। मैनेजमेंट। हम्म। और लास्ट में क्या है, टी। टी। अब इस टी में ही छुपा हुआ है राज। टी में क्या है पता है, टी फॉर टेक्निक, टी फॉर टैक्टफुली। तो मैनेज करना है मैन को टैक्टफुली, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट का इस वर्ड का मीनिंग बहुत बहुत ही शानदार डेफिनेशन है सर मैनेजमेंट का। है, यस सर। मैनेजिंग मेन टेक्निक्स। मैनेज द मैन टैक्टफुली। मैन पावर को जिसने टैक्टफुली मैनेज कर लिया, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। भाई साहब रतन टाटा अपने टाटा स्टील कंपनी में एक बार जब गए, स्टार्टिंग में जब उन्होंने उसका दौरा किया था, तो बहुत लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी एक टाइम पे। तो जब उसने देखा, वहां पे गए रतन टाटा जी, तो उन्होंने देखा यार कैंटीन में हमारी लेबर खाना खा रही है, और सिल्वर की प्लेट में खाना खा रही है, जो अंग्रेजों के टाइम पे थी। जो जेल में जो अंग्रेज खिलाते थे ना, सिल्वर की प्लेट हुआ करती थी। तो
वहां पे भी रतन टाटा ने भी उन्हीं के साथ बैठ के सिल्वर की प्लेट में ही कैंटीन में खाना खाने लगे। उनके लिए सुपरवाइजर ने प्रॉपर स्टील की प्लेट और सारे ग्लास व्लास सब कुछ लगाया, व्यवस्था बनाई, है ना। तो रतन टाटा को वहां पे कहा कि सर आइए लंच कर लीजिए करके, लेकिन रतन टाटा तो अपने आप में, उनके दिमाग को और उनकी मैनेजमेंट को तो सल्यूट है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं साथ में बैठा हूँ लेबर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्हीं के साथ बैठ के सिल्वर की प्लेट में ही खाना खाए। वहां पे उन्होंने ये बोला कि यार जब हम स्टील की इतनी बड़ी कंपनी है, दावा करते हैं प्योर स्टेनलेस स्टील, टाटा स्टील का वर्कर सिल्वर की प्लेट में खाना खा रहा, ठीक है। हम मालिक आए, आपने हमारे लिए अरेंजमेंट करा, इस दिवाली पे सबको एक एक डिनर सेट स्टील का दिया जाए। समझ रहे हैं? तो यहां पे लेबर को उन्होंने इमोशनल टच कर दिया, लेबर को इमोशनल टच किया। जो लेबर उनको फिर बाद में टाटा स्टील को ना जर्मनी से, इटली से, बाहर से बहुत ऑर्डर मिले। तो जो मैनेजमेंट स्टोरी है उनकी वो ये है कि नट सेल में, कि वहां से जो लेबर 8 घंटे काम कर रही थी, क्योंकि ऑर्डर इतने ज्यादा आ गए थे टाटा स्टील पे कि 8 घंटे से काम नहीं चल रहा था, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज ने विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट और विदाउट एनी वेजेस 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे, मतलब 4-4 5-5 घंटे ओवर टाइम किया और किफायती से काम किया। यानी कि जो पहले स्टील बनाने में उनको जो कॉस्ट आ रही थी उससे भी कम कॉस्ट आई, और काम भी ज्यादा करा, और 2-2.5 साल में ही कैपिटलाइजेशन जस्ट 4 टाइम्स हो गई उनकी। तो बाद में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, उनके कॉस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उनका एमबीए डिपार्टमेंट, सब मतलब सर खुजा रहे थे कि यार ये हुआ कैसे, है ना। तो क्योंकि लेबर खुश थी आपसे इमोशनली। तो जब रतन टाटा दोबारा से 3 साल बाद सर्वे किया, जब कैंटीन में देखा कि कैंटीन वाले के पास भी स्टील की प्लेट है, तो उन्हें लगा, उन्होंने कहा कि 3 साल पहले यहाँ सिल्वर की प्लेट थी, आज स्टील की प्लेट है, अब कंपनी ठीक चल रही है। क्योंकि उनके ऑडिट डिपार्टमेंट बोला सर आइए थोड़ा ऑडिट का भी थोड़ा देख लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कैंटीन से मुझे समझ में आ गया कि ठीक चल रहा है। समझ रहे ना? तो दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट। यही अजीम प्रेम जी का है। विप्रो आईटी कंपनी है भाई साहब, ट्यूबलाइट बनाई बंदे ने, रेडियो का काम करा, क्रीम लिपस्टिक बनाई, एफएमसीजी में भी काम किया, हर जगह से फेलियर होने के बाद में आईटी में उन्होंने संभाला और काम किया, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और विप्रो की तो लाइब्रेरी आपको पता ही होगी, लाइब्रेरी कितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है इनकी, और एजुकेशन में बहुत डोनेशन है इनका। ये तो आपको मैं बता दूं, बैंक में सबसे बेहतरीन बैंक जो गर्ल एजुकेशन पे अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक। और गरीबों की फूड, उसमें फूड लाइन में, मतलब पॉवर्टी के लिए जो डोनेट करता है वो है साउथ इंडियन बैंक। ये एसबीआई वेसबीआई तो चोर है साले, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब अपने मेरठी भाषा में बोलूँ तो चोर है। हाँ, आगे हकीकत में जितने साले घपले होते हैं ना, सब यही करते हैं, और बाद में स्कैम होते हैं, और तामझाम बैंक निफ्टी गिरवाएंगे, मार्केट गिरवाएंगे, और छोटे लोगों का पैसा खा जाएंगे। पीएनबी, एसबीआई, सब देखो ना कितना लूट लूट के बैठे हैं, और सबको नीरव मोदी बना के भेज देते हैं बाहर। और जो बढ़िया बैंक है ना, उन पे इन्वेस्टर ढंग से नजर रख रहा है, और ना ही गवर्नमेंट उनको उतना वो करती है। लेकिन अब थोड़ा सा बदल रहा है, मोदी जी के शासनकाल में थोड़ी चीजें ना, विजन बदला है सबका। आप ही का विजन बदल गया। देखिए, आपने सोचा कि भाई मैं इसको बढ़िया से पोर्टफोलियो बनाऊं, सर के साथ में मिलके नॉलेज बढ़ाऊं अपनी। अब मेरे और आपके सेशन में आपका पोर्टफोलियो हमें मैनेज कर रहा था, लेकिन सेशन ऐसा चल रहा है कि जो भी सुनेगा वो सोच रहा है यार हमें भी सर इनवाइट कर लेते तो हम भी साथ में बैठे होते। मैं बोल क्यों पा रहा हूं इतना आपके साथ में, इतना मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे सामने से ये वाइब्स आ रही है कि आप सीखने के इच्छुक हैं, या आप मुझे सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो मैं, इतना तो तजुर्बा मुझे भी हो गया यार कि मतलब अब बोलने का मन नहीं करता लोगों से।
समझ रहे तरह हो? तरह के लोग होते हैं सर, बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, क्या करिएगा। हाँ, नहीं क्योंकि अकेले रहता हूँ, अकेले बैठा रहता हूँ और शांत रहता हूँ, बिल्कुल चुप बैठा रहता हूँ, तो मेरी कंसंट्रेशन पावर, वो जो बोलते हैं ना लोग मेडिटेशन करो, वो बिना उसके ही मेडिटेशन होती रहती है। चार्ट सामने होता है, ऐसे बैठा हूँ घंटों में, ऐसे बैठा रहता हूँ 2 ढाई घंटे तक बिल्कुल कुछ ना बोलना और चुपचाप ऐसे चार्ट को देखना, एक अलग लेवल के। और रोज की एक्सरसाइज, समझ रहे ना? तो बोलना उसी से पसंद करते हैं जिन पे विजन हो भाई, जो समझ सके बातों को। मतलब आप देखिए, अभी आरवीएनएल है ना, आरवीएनएल, आप मेरा पुराना पोस्टर देखिए, 30 रुपए पे रिकमेंड किया आरवीएनएल को। रेलवे तो विकास ऐसे निगम। बहुत स्टॉक्स हैं और सारे इन्वेस्टर जानते हैं, सबको ही बताया हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए तो कुछ स्टॉक्स जो आपके हैं, अब आप चलिए अपना पोर्टफोलियो ओवरव्यू कर लीजिए, जी सर। तो कर सर लेते मैंने हैं। बाय द वे आपको वो फ्री क्रो स्ट्रैटेजी देखा था, मतलब एक होता है ना, मतलब देखता था, कभी नोटिस नहीं किया, एक बत्ती जली मेरी देख के, अरे हाँ ऐसा। फिर उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक्स में देखा, इनफैक्ट जो मेरे पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव में है। तो हाँ ये मतलब अगर वीकली वाला ट्रेंड में अगर देख रहा था और रेगुलर डे वाला मैं देख रहा था, तो काफी ये मतलब लगभग सभी स्टॉक्स में ऐसे ही थे कि 3 करोड़ बनता है, उसके बाद वो कुछ टाइम तक नीचे ही रहता है। अच्छा, वो 3 क्रॉस वाला वीडियो देखा आपने? 3 करोड़, हाँ सर मैं तब वीडियो देखता हूँ सर आपकी, तो वो वाला मेरे को अच्छा, बड़ा कैसा लगा अच्छा, वीडियो बताइए, मैंने बहुत दिल से बहुत, बनाया उस वीडियो को। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं देखता हूँ, बत्ती जली वो वीडियो देख कर, ये अच्छा ऐसा है क्या। और उसके बाद फिर मैंने अपने स्टॉक्स खोल के देखे, जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उनमें खोल खोल के देखे, और हाँ ये होता है हर जगह, मतलब डेली बेसिस पे नहीं, मतलब जैसे मैं हफ्ते का देख रहा था, डेज का देख रहा था, तब ये इम्प्लीमेंट डे में तो बहुत बार मैं, सर ये तो डे के लिए हम लोग तो अप्लाई नहीं होगा ना ये 3 करोड़, मतलब ऐसा नहीं 10 से 11 के बीच में 3 करोड़ बना अब तो वो देखिए, ये नीचे जो जाएंगे। ये जो 3 ब्लैक क्रोज वाला वीडियो मैंने डाला, आप देखो, अगर आप अभी भी उस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मेरे, जिसमें वो वीडियो डाला हुआ है, तो देखो आप, 150-200 लोगों ने, ज्यादा नहीं देखा, 150-200 लोगों ने देखा उसको। लेकिन अभी आज संडे को मैं मार्केट को लेके एक वीडियो डालूंगा, उसको 200-250 लोग ना डे 1 में देख लेंगे। तो लर्निंग किसी को नहीं चाहिए, जो लर्निंग वीडियो है। अच्छा, क्यों डाला उस लर्निंग वीडियो को? आप जैसे भाइयों को दिमाग में रखते हुए कि यार कम से कम, कोई भी नहीं, अगर 4 लोग भी सीख गए या 4 लोगों को भी हेल्प हो गई, अपना काम हो गया भाई। अपन कुछ ले थोड़ी रहे हैं उसका यार, अपना टाइम निकाल रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वीडियो डाल दी। तो जो अपने इस कम्युनिटी में जुड़े हुए लोग हैं, एटलीस्ट वो तो उसको समझें, देखें। या तो फिर बाजार में रहो मत। अगर आपको बाजार में सीखना ही नहीं है, तो आप बाजार में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? अपना तो थीम ही है लर्न एंड अर्न। भाई लर्न करो और अर्न करो, भाई सीखो, पढ़ो और कमाओ। तो 3 ब्लैक क्रोज का तो कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने बताया ना इस वीडियो में, वो ये बताया था, अभी पितृपक्ष चल रहा था, ठीक है? तो मैंने उस पितृपक्ष का जो, जैसे हम श्राद्धों में देखते हैं, तो कौवा आता है, कौवे को जिमाते हैं ना, कौवे के लिए रोटी डाल देते हैं छत पे, बाहर इधर उधर। तो मेरा मकसद ये था कि इस वाले कॉन्सेप्ट को, जो 3 ब्लैक क्रोज वाला है, ये 3 ब्लैक क्रोज जो आप देखते हो चार्ट पे भी, क्योंकि टेक्निकल भाषा में ये कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको 15 मिनट के चार्ट पे अगर मिलता है, तो 1-2 दिन के लिए मार्केट को खराब कर देगा या स्टॉक को खराब कर देगा, क्योंकि टाइम फ्रेम उसका कम है। जी। डेली चार्ट पे अगर मिलता है, तो भी आपको थोड़े टाइम के लिए खराब कर देगा। लेकिन अगर डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, अब कंडीशन लेकिन के आगे सुनिए ध्यान से, अगर स्टॉक में न्यूज भी बैड आ गई है, स्टॉक हम्म। में न्यूज भी बैड आ गई है, फंडामेंटल भी खराब हो गए हैं, और फिर ये 3 ब्लैक क्रोज भी बन गया है, तो समझो अब स्टॉक मर जाएगा। कंडीशन ये है। अब देखो, स्टॉक बिल्कुल स्ट्रांग है, ऐसे समझो, स्ट्रांग स्टॉक है, कोई बैड न्यूज नहीं है, कोई बैड न्यूज नहीं है, हम्म। और कोई भी फंडामेंटल खराब नहीं है, 3 ब्लैक क्रोज बन गए, हम्म। तो वो महीने भर के लिए असर डालेगा, 15 दिन के लिए असर डालेगा, ज्यादा असर नहीं करेगा।
वो ट्रेडिंग के लिए आप रखो। तो ये फंडामेंटल्स जो आप बोल रहे हैं, इसमें हम क्या क्या पैरामीटर कंसिडर कर सकते हैं अब मैं स्टॉक्स बता में? रहा हूं, सबसे पहली चीज, 3 ब्लैक क्रॉस बनते समय ध्यान ये रखना है, क्या प्रमोटर ने शेयर प्लेस किए हैं या नहीं, ओके। अपनी होल्डिंग को प्लेज किया है क्या। हम्म। उसके साथ साथ क्या कुछ कंपनी को लेके, जैसे अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अदानी में, जी सर। ऐसे ही जब राणा कपूर का सीन चला था यस बैंक में, जी सर। है ना, तो जिस वक्त राणा कपूर का जो बैड न्यूज चल रही थी, हम्म। उसी वक्त वो सितंबर में यस बैंक में 3 ब्लैक क्रॉस बने हैं, जो मैं वीडियो में बता रहा हूं। जी सर। तो मेरा कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन हो गया दोनों चीजों का। हम्म। कई बार क्या होगा, बैड न्यूज आती है किसी शेयर में, लेकिन 3 ब्लैक क्रॉस नहीं बनते हैं, हम्म। तो वो बैड न्यूज क्षणिक प्रभाव डालती है, किसी पे महीने, किसी पे 2 महीने, तो किसी पे 4 महीने। हम्म। लेकिन वही आपके बैड न्यूज भी आ गई, आपके प्रमोटर ने शेयर भी प्लेस कर दिए या शेयर होल्डिंग कम कर दी, है ना, और साथ में ब्लैक क्रॉस भी बन गए, और गलती से वो शेयर आपके पास है, तो यू शुड अलर्ट भाई। तो ये इतना हेल्पफुल है। ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट है, आती रहेंगी वीडियो, में डालता रहूंगा, टेंशन ना। सर एक एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर हम लोग होल्डिंग में जाएं। सर, प्रमोटर का जो होल्डिंग होता है किसी कंपनी में, मान लीजिए प्लेजिंग उसने नहीं किया है कुछ, ये कंसिडर, कितना परसेंट के ऊपर प्रमोटर का होल्डिंग किसी भी कंपनी में अच्छा माना हाँ जाता देखिए, ये भी मैं बताता हूँ, ये एक मिथ है सुमित जी। इसके, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कंजूस रहना चाहिए मुझे, है? लेकिन हाँ, लेकिन मैं कंजूसी करता नहीं हूँ, शेयर करता हूँ नॉलेज आपसे। देखिए, बहुत लोग ना ऐसे देखते हैं कंपनी को, 90% होल्डिंग है प्रमोटर की, कोई बोलेगा 70% होल्डिंग इज गुड, 80% होल्डिंग इज गुड, 90% इज फैंटास्टिक, है ना। मैं आपको बताऊं, प्रमोटर की होल्डिंग का कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते, प्रमोटर की होल्डिंग से कोई कम फर्क नहीं पड़ता। प्रमोटर पे चाहे जितनी मर्जी होल्डिंग हो, प्लेज फ्री होनी चाहिए। चाहे प्रमोटर के पास 20% होल्डिंग हो, 80% होल्डिंग पब्लिक के पास हो, FII DI के पास हो, म्यूचुअल फंड के पास हो, नो मैटर, जो भी उस पर होल्डिंग हो, वो प्लेज फ्री होनी चाहिए पहले। दूसरी चीज, प्रमोटर की होल्डिंग, ये देखने ये देखने वाली बात है कि क्या जब से कंपनी ने जन्म लिया है तब से ही 20% है, या अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 20% करी है। पहले 80% थी और हाल फिलहाल में अगर इन्होंने कम कर दी है, तो थोड़ा सा अलर्ट बनता है। ट्रेडिंग जब तक चल रही है स्टॉक में, ट्रेडिंग करते रहो, बट हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे उसको। 100 का 200 हो रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। ऑलवेज द स्टॉक इज द पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिंग। जैसे ट्रेडिंग में वीक सिग्नल मिलेंगे, वी शुड एग्जिट, नॉट शुड, वी मस्ट एग्जिट, बस। अब और एक चीज और, अब होल्डिंग के लेके मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चलो, मान के चलिए आपका एक घर है, बहुत बढ़िया आलीशान आपने घर बनाया, आपके 2 बच्चे हैं, आपने क्या करा, आपने कहा एक बेडरूम मेरा और मेरी वाइफ का होगा, एक बेडरूम मेरे बेटे का होगा, एक बेडरूम मेरी बेटी का होगा। कल को अगर मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, तो चलिए इसके लिए पूरा एक फैमिली सेट बना देता हूँ, है ना, 2 बेडरूम, किचन विचन सब अलग, प्राइवेट पर्सनल, है ना। कई बार अगर मेरी बेटी भी आती है तो दामाद भी आएगा, साथ में बच्चे भी आएंगे, मैं एक विजन बता रहा हूँ, इनके लिए भी एक सेट बना देता हूँ। ऐसे करके आपने एक बहुत बड़ा घर बनाया, ठीक है, और बहुत बड़े घर बनाने के बाद भी अब उस पूरे घर पे जो ऑन पेपर जो राइट्स हैं, और जो आपने मेहनत करी, तो ऑन पेपर भी, लीगल भी, और एज ए सोशल विटनेस भी, आप ही उसके होल्डर है ना। Yes, sir. तो प्रमोटर कौन, आप और आपकी वाइफ, और आप पे होल्डिंग है 100%, ठीक है। अब
ऐसे में आपका सर्वेंट भी रहता है उस घर में, आपका बेटा भी रहता है, आपकी बेटी भी रहती है, उसकी बहू भी रहती है, दामाद भी रहता है, और भी बच्चे नाती पोते सब रहते हैं। इन फ्यूचर आपने क्या करा, आपने कहा कि भाई ये पोर्शन मैं आपको दे दे रहा हूं, ये आपको दिए दे रहा हूं, ये आपको दिया एज ए विल, वसीयत में। और आपने कहा यार मुझे क्या चाहिए, मेरी और मेरी वाइफ को ये कमरा चाहिए, एक किचन, ये मेरा वॉशरूम, बस अपने को इतना चाहिए, इतने बड़े घर में मैं नहीं रहूंगा। तो आपने क्या किया, आपने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया ना। जी सर। तो क्या आपका उस घर में वजन कम हो गया, क्या आपके मतलब जो अहमियत है वो कम हो गई? मैं समझता हूं यहां पे अहमियत और बढ़ गई। पॉइंट समझ में आया? जी सर। जी सर। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको पता है, कि कई बार हम अपनी होल्डिंग को कम करके अपनी होल्डिंग को अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शिफ्ट कर देते हैं, बाहर वाले को नहीं दे रहे हैं, अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शिफ्ट कर देते हैं। जी सर। तो वहां भी आपको जब आप स्टॉक स्क्रीनर वगैरह देखते हैं ना, क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर तो है नहीं, जी सर। ठीक है, तो आपको दिखता है यार प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस, अरे रिड्यूस तो हो गई, वो गई कहाँ? कई कंपनियों के एग्जांपल ऐसे दे दूंगा कि प्रमोटर होल्डिंग पहले 70% थी, आज 60%, 10% कम हुआ। जब 10% वो कम हुआ, तो वो 10% FII, DII, अदर्स, पब्लिक, इनमें इनके अंदर जाना चाहिए रेशो, लेकिन उनका रेशो नहीं बढ़ा। जैसा। तो मैंने क्या बोला, डाटा एनालिसिस करने की एक कलाकारी होती है। अब आपके घर में दूसरा एग्जांपल लीजिए, अब आपके घर में आपने मेरे जैसे किसी आउटसाइडर बंदे को जगह दे दी, ठीक है, अरे सुधीर सर आप भी यहाँ यहाँ पे रहने लगो, आप ये वाला घर, ये वाला पोर्शन आपका है। एक नौकर बैठा है आपके यहाँ, ड्राइवर है, उसको ही बोल दिया "ए, चल तू भी इधर है, ये कर।" आपका बेटा आपके पास है, बोला डैडी आपने ये क्या किया यार, ये मतलब क्या, ये सब क्या कर रहे हो ये? बोला कोई नहीं कोई नहीं। वहां आप होल्डिंग कम कर रहे हो, वहां आपके बाद में आपके बच्चे को प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज आपने आउटसाइडर्स को बैठा दिया। तो ऐसे होता है। कई कंपनियों में आप देखते नहीं है, यंगस्टर्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। धीरू भाई अंबानी ने अपने रहते हुए मुकेश अंबानी को ट्रेंड कर दिया था। मुकेश जी क्या कर रहे हैं, मुकेश जी ने अपने बेटे को ट्रेंड कर दिया और उसी को होल्डिंग दे दी। आप देखो SCL के जो नादर साहब हैं, उन्होंने अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था अब से 2-2.5 साल पहले, बेटी को होल्डिंग पकड़ाई। आदित्य बिरला फैशन रिटेल में भी दोनों बच्चों को उन्होंने अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेन शेयर होल्डिंग उन्हीं को पकड़ा दी। तो टाइम बिंग वो स्टॉक थोड़ा झोलमोल रहता है, ठीक, कभी कभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही हलचल हो जाती है। क्यों? बंदे का फेस नहीं पसंद, बंदे की नेचर नहीं पसंद, बंदे का ये लगेगा यार यार यंग बंदा है, क्या करेगा यार, हमारी ट्यूनिंग इसके बाप के साथ तो अच्छी थी, अब इसको भी सर बोलना पड़ेगा, ईगो आ जाती ना। बहुत सारे फैक्टर, ये सब बहुत नॉर्मल फैक्टर है, मैं समझता हूँ, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन है इंपॉर्टेंट। अब बताइए, अभी आपको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? कितना लंबा मैंने आंसर दिया है इसका। पैरामीटर्स देखना पड़ेगा तो। एक नहीं, पैरामीटर। आपको ये उम्मीद थी कि सर ये वाला आंसर देंगे? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। आपको लगा कि इतना, आपको लगा कि बस ये आंसर मिलने वाला है कि 50% होल्डिंग है या 60-70 है तो अच्छा है, और कम है तो गंदा है, ऐसे है ना? लेकिन ये मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ वहां तक है जहां तक लोगों को पता ही नहीं है। बस वही लोग आपस में बात करते रहेंगे, अरे देखिए कंपनी में इनकी 60% होल्डिंग है, यहाँ पे इनकी 80% होल्डिंग है, यहाँ पे 90% होल्डिंग है, बहुत अच्छी कंपनी है। ये खाली उन लोगों के लिए बातें करते हैं। यहाँ आप देखिए, आप देखिए, मैं एक लिस्ट आपको या तो शेयर करूंगा कभी अगर पढ़ूंगा मैं, जैसे बहुत ऐसी कंपनीज जिनके प्रमोटर होल्डिंग कम है। जब मैं बताऊं आपको, L&T ने माइंड ट्री को खरीदा था, आप तो खुद उसके गवाह हैं, आप शायद उस कंपनी में थे उस टाइम पे। जी सर, उसी टाइम में था। तो आप देखिए, L&T ने जब माइंड ट्री में स्टेक लिया था, तो उस वक्त
जो सीसीडी के मालिक थे, कैफे कॉफी डे के, सिद्धार्थ जी, है ना, जी उन्होंने सुसाइड किया था जब जी सर। 2019। जी सर। उस वक्त माइंड ट्री का शेयर का भाव पता कितना था? 700 900 ऐसे। 69700। कितना था सर? 690 से 700। हाँ उसी लेवल था, करेक्ट सर। और माइंड ट्री का एलएनटी ने डील कितने में किया था? 950 रुपए में। 950। बाजार भाव 700 रुपए चल रहा है, और उसी शेयर की डील 950 में एलएनटी कर रहा है। क्या लॉजिक था? तो क्या माइंड ट्री का जो मैनेजमेंट था, उसकी होल्डिंग कम होने से क्या माइंड ट्री के शेयर पे फर्क पड़ा? इवन सीसीडी के मालिक ने अपने शेयर्स को तुरंत बेच दिया था कर्जे के कारण। और अगर वो सिर्फ 2 साल और प्रेशर झेल जाते, आज बहुत बड़े अमीर आदमी होते हो। लेकिन कई बार हालात और कर्जे का प्रेशर ऐसा रहता है, आदमी सुसाइड कर गया। 3200 करोड़ या 3800 करोड़ उन्होंने अपना पूरा स्टेक, शायद 21% का स्टेक था शायद उनका। कितना था मेरे को ध्यान नहीं। 19.5 21 के आसपास, इधर राउंड फिगर मुझे एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ हम्म, इतना मुझे याद है, जो याद नहीं। मैं उस वक्त देख रहा था कि 19.5, एक दिमाग में मेरी फिगर आ रही है, 19.5 का स्टेक सर बहुत मायने रखता है। आप देखिए 700 रुपए के भाव में, और आज माइंड ट्री 4,000, आई थिंक 4,000 5,000 के 4000 से ऊपर ही आसपास। है सर। जी सर। हाँ, तो आप चीजों को ऐसे समझिए कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम होने से माइंट्री के प्रमोटर तो और मालदार हो गए भाई, और मालदार हो गए। एलटी माइंट्री करके नाम हो गया ना तो, एलटीआई में एंट्री, करेक्ट सर। एलटीआई इन्वेंट्री। तो आप देखिए, अब लोगों को ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि ये क्यों हुआ है। अरे भाई वो डील कब की थी? 2017-18 में बात हुई, और 19 में वो स्टेक किया, और 19 में ये सारा झोलमोल हुआ। और आप देखेंगे 2018, 2019, 2020 माइंड्री नहीं चला। माइंड्री में मूवमेंट देखो आप, बिल्कुल नहीं चला। 2020 के कोविड के बाद की रैली से माइंड्री ने पहली बार जब 950 क्रॉस किया, तो एक लड़का है गुजरात से, मारुति वारुति में काम करते हैं वो, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी काफी टाइम से, मेरे इन्वेस्टर हैं। तो मैंने, गुंजन जी नाम है उनका, मैंने गुंजन भाई को मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई तेरे को ना बता रहा हूँ मैं, नया बच्चा है वो, आपसे भी एज में छोटा ही है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा है, ये माइंड ट्री को पकड़ के रखो, तुमको खरीदवाया था ना। बोला ठीक है। अब गुंजन भाई जब इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही 50-60 रुपए बढ़ा, निकल गया। तुरंत ट्रेड मार दिया। और आज भी कभी बात होती है, बोले सर कितने कॉन्फिडेंस से आपने बताया था, सारी चीजें मुझे बोली हुई थी, लेकिन मैंने कहा यार ये पता क्या है, जब तक महाकाल की कृपा नहीं होगी ना, तो पैसा नहीं बनेगा शेयर बाजार। शेयर बाजार में मैंने कहा राहु दोष है। भ्रमित कर देता है, भ्रमित कर देता है, हमें कंफ्यूज कर देता है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में नॉलेज अगर आप पे है प्रॉपर, तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर आप पे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप उससे भी ज्यादा पैसा बनाते हैं। कैसे? आप बिल्कुल पागल बने रहो, मूर्ख बने रहो, बुद्धू बने रहो, आप अच्छा पैसा बनाएंगे। ठीक है? जैसे एक बात बताइए, अगर आपको बोला कि माइंड ट्री का शेयर ले ले, आपको कुछ पता नहीं है उसका, आप बिल्कुल क्रैक आदमी हो इस मामले में, ऐसे मान के चलो, 10वीं क्लास पास हो, आपको मालूम ही नहीं है, आपने कहा अच्छा यार भैया ने बोला है, भैया कह रहे हैं, चलो भैया ले लो, है ना। अब क्योंकि आप एक गरीब आदमी है, और लेकिन आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ये तक नहीं पता, बाय कैसे करते हैं, सेल करते हैं, ये तक नहीं पता। बस आप कह रहे हैं भैया मैं तो सुबह अपनी कैंटीन खोलता हूँ, दुकान खोलता हूँ, और शाम को आ जाता हूँ, चाय बेचता हूँ, या जो भी आप छोटा मोटा आपका पान वान का खोखा है, भैया मैं तो 20,000 रुपए लगा सकता हूँ। आपने वो 20,000 रुपए बोला कि भैया लो आप ही खरीद दो, मैंने आपके मोबाइल से ही आपका ऐप डाउनलोड करा, डीमेट खोल के आपके 20,000 रुपए उसमें डलवाए, और 20,000 रुपए का मैंने आपको माइंड ट्री का शेयर खरीद के डाल दिया।
फिर आपके पास कुछ पैसे आए, मैंने कहा यार थोड़े पैसे हैं, इनको जरा रेडिको खितान में डाल दो। तो 5,000 रुपए का रेडिको खितान डाल दिया, 5,000 रुपए का सफारी डाल दिया, है ना, 2,000 रुपए का बिरला सॉफ्ट डाल दिया, ऐसे करके आपके वो डाल दिए, क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं। अब मैं आपको 4 महीने बाद बोलता हूँ, हाँ जी सुमित भैया आपका शेयर देखिए कितने बढ़ रहे हैं, ठीक, टोटल आपका 50,000 लगा था, 1 लाख हो गया है। तो अब सुमित भैया क्या बोल रहे हैं, भैया कहाँ हो गया हमें तो पता ही नहीं, है ना। माइंड ट्री का शेयर, भैया ये क्या होता है माइंड ट्री, है ना। भाई पीपल का ट्री तो सुना था, नीम का ट्री तो सुना था, ये माइंड ट्री क्या होता है। पॉइंट समझ रहे ना। अब क्योंकि उसे कुछ नहीं पता, वो पूरे भरोसे के साथ में एक एनालिस्ट के साथ में काम कर रहा है, बुद्धू आदमी है। और हमने क्या करा, बुद्धू मतलब ऐसे बुद्धू नहीं करा मैं, बुद्धू इन द सेंस कि उस फील्ड को लेके वो अनजान है, या उस फील्ड में वो ना कनिंग नहीं बन रहा, कनिंग नहीं बन रहा। मैंने कहा दो ही लोग बाजार में पैसा बनाएंगे, बहुत अच्छा पैसा वेल्थ क्रिएट करते हैं सुमित। एक वो जिसको प्रॉपर नॉलेज है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, जो बेंजामिन ने बुक लिखी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और दूसरा वो जो बिल्कुल मूर्ख है, जो बीच के कैटेगरी है ना, मैक्सिमम 99% बीच की कैटेगरी है। वो क्या है पता है, चतुर चालाक भ्रष्ट, मुंह में राम बगल में छुरी, यही है ना, यही नेचर है कि नहीं है। सोचिए अपने ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर डाल के देखिए, हम चालाक बनने की कोशिश करते हैं भाई, चालाक नहीं बनना है। पता चला वही जो 50,000 रुपए लगे उन भाई साहब के, मतलब मैंने आपका किरदार उसमें डाल दिया, जो वो अनजान व्यक्ति है, वो 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए हैं, 8-10 साल बाद मुड़े। वो कहने आए घर पे, सुमित भैया कि भैया वो जो शेयर में पैसा लगवाया था, थोड़ा जरूरत पड़ रही है, वो बिटिया की शादी है या कुछ मान लीजिए समस्या आ गई, कुछ घर खरीदना है या कुछ है, या बिजनेस बढ़ाना है, भैया वो शेयर का पैसा हमारा निकलवा दो। ऐसे और रिक्वेस्ट कर रहा है, भैया वो निकलवा दो। और हम उनसे कहें भैया वो तो 50,000 थे, कितने निकल जाएंगे। तो उसको उम्मीद है 60-70 हजार तो निकल ही जाएंगे भैया, वो निकाल दो तो हमारा काम बन जाए। 1 लाख हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा भैया, बिटिया की शादी हो जाएगी भैया, और 5-7 हजार रुपये बच भी जाएगा। मतलब खाली उतना सोच रहा है, पॉइंट समझिएगा। जब उसका विड्रॉल होता है, जब उसको बोला जाता है सुमित भैया सफारी 700 का 5,000 हो गया, माइंड ट्री 700 का 5,000 6,000 हो गया, समझ रहे, बिरला सॉफ्ट आपका 50 रुपए का 500 हो गया, भैया आपके ये रेडिको के तान 400 का 2,000 हो गया। भैया क्या करे, ये क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा 50,000 का 10 लाख हो गया है। अब घर वाला सिस्टम सोच रहा था वो भी पूरा कर लिया, रिनोवेशन हो गया, बिटिया की शादी कर दी, बिजनेस में पैसा लगा दिया, उसके बाद फोन कर रहा है भैया 2 लाख रुपया बच गया, इसको फिर से लगा दो। खाली 10 साल की स्टोरी में, खाली 10 साल की स्टोरी में अब की बार 2 लाख रुपया कैपिटल ला रहा है। और सोने पे सुहागा जब हो जाता है सुमित भाई, जब मार्केट एक मंदी में होता है। और मार्केट अगर मंदी में नहीं भी है तो मार्केट की एक क्वालिटी मैं आपको बताता हूं, कि मार्केट आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है। मार्केट में आज भी निफ्टी आप देखो 19,500-20,000 के आसपास निफ्टी है, फिर भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आज आप पैसा लगाते हैं तो अगले 10 साल में वो मल्टीपल है, 5 गुना 10 गुना 8 गुना पैसा बनेगा उसमें आराम से, बहुत आराम से बनेगा, थोड़ा बहुत नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप किस थीम पे, किस इंडस्ट्री में और कब पैसा डाल रहे हैं, डिपेंड ये भी करता है। तो अब 2 लाख रुपए डाल दिए उसने, अब की बार उस बंदे को फिर नहीं पता कि क्या करना है, जो करेंगे भैया आप देख लो, अच्छी कंपनी देख लो भाई। तो हमने देखा कि भाई ये फला कंपनी है, फिर हमने उनमें पैसा डाल दिया। तो ऐसे करके उसकी कितनी ट्रेड हुई बताइए मुझे, 10 साल में 2 ट्रेड हुई ना, एक बार खरीदा और एक बार बेचा। और बीच बीच में जो छोटे मोटे बोनस और जो डिविडेंड टपके, उसका तो उसे पता ही नहीं है। डिविडेंड और
बोनस वगैरह स्प्लिट हुए, उसका तो उसे मालूम ही नहीं है क्या हुआ। लेकिन इसी दौरान एक दूसरे आदमी से मिलो, वो चालाक बन रहा है, 20 रुपए ऊपर बेचा था, 5 रुपए नीचे आ गया, फिर 20 रुपए ऊपर बेचूंगा, ऐसे छोटा मोटा वो कर रहा है। अरे उसके लिए फिर एक बड़ी कैपिटल, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर आपकी ट्रेडिंग स्किल होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब आप वो करो। अब आप एक लेमैन है, तो मैंने क्या बोला, जीवन में भी यही बात है, मैं ये बात पहले भी कई बार लोगों को बोल चुका हूँ, जीवन में भी और शेयर बाजार में भी, या तो बुद्धिजीवी बने, बहुत इंटेलिजेंट बने, और या बिल्कुल बुद्धू बने रहे। बीच के सिस्टम में ना हमेशा चालबाजी में रगड़े जाओगे, कुछ नहीं हाथ आने वाला। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी से काम करना है, सिंपल रहना है। भाई ठीक है, ये खरीदा है, रख दिया, छोड़ दो। अच्छे बिजनेस खरीदे ना, कभी तो चलेगा ना। कहाँ फेल होगा आप बताइए। अगर आप फर्ज कीजिए, आपने आपने ही खरीदा, आपने आईआरसीटीसी का शेयर खरीदा, मैंने बोला सुमित जी आईआरसीटीसी खरीदा है, आईआरसीटीसी क्या फेल होगा बताइए आप मुझे। करेक्ट। ट्रेन में क्या, ट्रेन का जो बिजनेस है, वो जो आईआरसीटीसी मोनोपोली बिजनेस है, उसमें हो सकता है डिओपोली हो जाए, और भी कंपनियों की ट्रेन चलने लग जाए। अच्छा, मोनोपोली बिजनेस में, अच्छा एक चीज और अभी मुझे याद आ गई, अब आपको मैं ये भी समझा दूं, जरूरी नहीं है कि मोनोपोली बिजनेस हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई बार मोनोपोली बिजनेस के साथ में जब दूसरे पैरेलल कंपटीटर आ जाते हैं ना, तब उनका बिजनेस अच्छा होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल कोरियर सेवा देख रहे हो, कोरियर कोरियर सर्विस, जी सर। ब्लू डार्ट और ये सब देख रहे हो ना। जी सर। पोस्ट ऑफिस की सर्विस जब से ज्यादा सुधरी, जब ये इनके कंपटीशन में आ गए। हाँ करेक्ट सर। करेक्ट बोल रहे हैं। समझ रहे हैं। तो कई बार मोनोपोली बिजनेस तब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जब उसके साथ में डिओपोली बिजनेस आ जाता है, उसको डिओपोली बोलते हैं। समझ रहे हैं। अशोक लीलैंड का बिजनेस तब ज्यादा इंप्रूव हुआ जब महिंद्रा भी उसमें घुस गया, कमर्शियल में। तो ऐसे करके ना, कई बार मोनोपोली डिओपोली में जब बदलती है तो अच्छा बिजनेस कर जाती है। क्योंकि मोनोपोली में कई बार वो लेजी होता है, उसके पास कोई विजन नहीं होता, तो ये रहता है यार अपना तो चलना ही है। जैसे चल रहा है चलने दो। हाँ। खैर चलिए, आज ये सब डिस्कशन हो गया, तो इसको सुमित आप ना इस सेशन को यहीं पे ब्रेक करके ना, इसको रिकॉर्ड आपने क्योंकि किया हुआ है, तो जो आपका पर्सनल पोर्टफोलियो है उसकी रिकॉर्डिंग मैं समझता हूँ ये शेयर